कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ियों में बसे एक पुराने गांव हिम्मतपुर से। जैसा नाम वैसा ही वहाँ का मौसम। यहाँ की सर्दियाँ इतनी भयानक होती थीं कि हड्डियाँ तक कांप जाएं। इस साल तो मौसम ने मानो कसम खा रखी थी। आसमान से बर्फ नहीं बल्कि कोहरे का ऐसा समंदर उतरा था कि दिन के 12 बजे भी सूरज देवता के दर्शन दुर्लभ थे। गांव के एक कोने में बनी टूटी फूटी झोपड़ी में 3 जान रहा करती थी। रघु, उसकी पत्नी सुधा और उनकी 7 साल की प्यारी बेटी मिनी। रघु गरीब था, बहुत गरीब, लेकिन उसके हाथों में स्वाद का ऐसा जादू था जो बड़े बड़े रसोइयों के पास नहीं होता। सुबह के 4 बज रहे थे। रघु अपनी फटी हुई चादर से निकलकर खड़ा हुआ। ठंड इतनी थी कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने देखा कि उसकी बेटी मिनी ठंड से सिकुड़कर अपनी माँ सुधा से चिपक कर सो रही है। उनके पास ओढ़ने के लिए कोई मोटी रजाई नहीं थी, बस पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाई गई एक गुदड़ी थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरी फूल सी बच्ची ठंड में ठिठुर रही है और मैं एक बाप होकर उसे एक गर्म रजाई तक नहीं दे सकता। मेरे हाथों में इतना हुनर है, पूरा गांव मेरे हाथ का बना खाता है, फिर भी मेरे घर में कुछ नहीं है खाने को। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और मशहूर दुकान थी, मालपानी चाय नाश्ते वाला। ये दुकान सिर्फ चाय पकौड़ी की थी, लेकिन इसकी शोहरत दूसरे गांवों तक फैली थी। दुकान का मालिक था सेठ मालपानी। नाम मालपानी था, लेकिन दिल से वो नंबर 1 का मक्खी चूस था। इस दुकान की असली जान था रघु। रघु के पुरखे भी हलवाई थे, इसलिए मसालों का वो संगम उसे विरासत में मिला था। मेहनत रघु करता था और नाम सेठ मालपानी का होता था। अरे ओ नवाबजादे, 6 बज गए और अभी तक भट्टी नहीं जली। तुझे क्या लगता है ग्राहक तेरे इंतजार में खड़े रहेंगे? कल रात तुझे बुखार था तो क्या हुआ? बुखार में हाथ नहीं चलते क्या? कामचोर कहीं का, जल्दी हाथ चला वरना आज की दिहाड़ी काट लूंगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, बाहर कोहरा बहुत घना था, इसलिए आने में 5 मिनट की देरी हो गई। मैं अभी भट्टी जलाता हूँ, आप चिंता ना करें, ग्राहकों के आने से पहले सब तैयार मिलेगा। रघु ने चुपचाप अपनी बेइज्जती का घूंट पी लिया। वो भट्टी के पास गया, उसने बेसन घोला, उसमें अपने खास मसाले डाले, अजवाइन, हींग और कुछ ऐसे गुप्त मता थे। आलू प्याज काटे और कढ़ाई में तेल गर्म किया। जैसे ही उसने पकौड़ियां तेल में डाली, छन छन की आवाज के साथ एक ऐसी खुशबू उठी कि राह चलते लोगों के कदम अपने आप दुकान की तरफ मुड़ गए। वाह भाई वाह, क्या खुशबू है। सेठ मालपानी, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसी पकौड़ी तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलती। 1 प्लेट और लगाना जरा। अरे मास्टर जी, ये सब तो हमारे खानदानी मसाले हैं, हम खुद खड़े होकर बनवाते हैं, तभी तो ये स्वाद आता है, वरना आजकल के नौकरों को क्या पता स्वाद क्या होता है। ये रघु तो बस झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए है, असली माल तो हम तैयार करते हैं। रघु पीछे कोने में खड़ा पसीने से लथपथ लगातार पकौड़ियां तल रहा था। ये सुनकर उसका दिल छलनी हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि बनाता मैं हूँ, मसाले मेरे हैं, मेहनत मेरी है और ये सेठ सारा श्रेय खुद ले लेता है। लेकिन वो मजबूर था। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो 2 पकौड़ी और 1 कप चाय पी लूं, फिर काम पर लग जाऊंगा। क्या कहा, पकौड़ी खानी है? अबे ओ भिखारी, तेरी औकात है मेरी दुकान की पकौड़ी खाने की? जानता है 1 प्लेट कितने की है? अगर तूने एक भी पकौड़ी खाई तो तेरी पूरे दिन की दिहाड़ी काट लूंगा। बड़ा आया लाट साहब, जो घर से सूखी रोटी लाया है वो खा। मेरी दुकान का माल ग्राहकों के लिए है, तेरे लिए नहीं। लेकिन सेठ जी, मैं तो यहीं काम करता हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। जबान लड़ाता है, अगर और बोला तो अभी नौकरी से निकाल दूंगा। फिर देखते रहना अपने बीवी बच्चों का मुंह, चुपचाप काम कर। रघु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपनी भूख को पानी पीकर दबा लिया और फिर से काम में जुट गया। शाम हुई, दुकान बंद करने का वक्त आया। सेठ जी, दुकान बढ़ा दी है, आज की दिहाड़ी दे दीजिए, घर में राशन ले जाना है। दिहाड़ी? ये ले 150 रुपए। 150 रुपए? लेकिन सेठ जी, मेरी दिहाड़ी तो 350 रुपए तय हुई थी और आज तो बिक्री भी बहुत हुई है। आप 200 रुपए कम क्यों दे रहे हैं? अरे भाई चिल्ला मत, मेरे पास खुले नहीं है, 500 के नोट हैं। बाकी के 200 में तेरे खाते में लिख लूंगा, बाद में ले लेना।
और याद है ना, पिछले महीने तूने कब तोड़ा था, उसके भी पैसे कटेंगे। जा अब दिमाग मत खा। रघु जानता था कि ये बाद कभी नहीं आता। सेठ ऐसे ही बहाने बनाकर हर महीने उसके हजारों रुपए मार लेता था। पापा, आप आ गए? पापा, आप मेरे लिए वो रजाई लाए? मुझे बहुत ठंड लगती है पापा। मेरी सहेली रीना कल स्कूल जाएगी। उसने नई स्वेटर भी पहनी है। मुझे भी स्कूल जाना है पापा। बेटा, वो दुकान पर आज हिसाब नहीं हुआ। तू चिंता मत कर मेरी गुड़िया। तेरा पापा तेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी रजाई लाएगा। बस थोड़े दिन और रुक जा। तू स्कूल भी जाएगी और नई फ्रॉक भी पहनेगी। जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं बच्ची से? मैं जानती हूँ उस सेठ ने फिर पैसे नहीं दिए होंगे। अब हम क्या करें? 150 रुपए में घर कैसे चलेगा? आटा लाऊं, तेल लाऊं या सब्जी? मैं क्या करूं सुधा, मैं उस सेठ के जाल में फंसा हूं। मेरे पास अपनी दुकान खोलने के लिए एक पैसा नहीं है। इस 150 रुपए में से तुम थोड़ी सब्जी और दूध ले आओ, ताकि मिनी भूखी ना सोए। हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। अगली सुबह एक नए संकल्प के साथ रघु दुकान पर गया। उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सता रही थी। सेठ जी, राम राम। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? सुबह सुबह क्या मांगना है? अब जल्दी बोल, ग्राहकों का टाइम हो रहा है। सेठ जी, मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। उसे स्कूल भेजना है। उसके लिए कपड़े और रजाई लेनी है। मुझे 10,000 रुपए उधार चाहिए। आप मेरी हर महीने की तनख्वाह से काट लेना। सेठ जी, मना मत कीजिए। 10,000 रुपए? तेरी शक्ल देखी आईने में? तेरी औकात है 10,000 मांगने की? तेरे खानदान ने कभी एक साथ इतने पैसे देखे हैं? चल भाग यहाँ से, मैं कोई बैंक नहीं हूँ। रघु का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप काम पर लगने ही वाला था कि सेठ के शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि ये रघु बहुत काम का है। अगर ये छोड़कर चला गया तो मेरी दुकान ठप हो जाएगी। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए? अरे रघु, इधर आ। तू तो बुरा मान गया भाई। देख, मैं तुझे इसलिए डांट रहा था क्योंकि उधार लेना बुरी बात है। तू अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख, मेरे पास एक स्कीम है सिर्फ तेरे लिए। स्कीम? कैसी स्कीम सेठ की? देख, मैं जानता हूं तुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है, उसे पढ़ाना भी है। अभी 10,000 लेकर क्या करेगा? वो तो कुछ दिन में खर्च हो जाएंगे। तू भविष्य का सोच। मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा देता हूं। आज से तेरी दिहाड़ी 500 रुपए। खुश? 500 रुपए? सच सेठ जी, आप देवता हैं सेठ जी। हाँ, लेकिन पूरी बात सुन। अगर मैं तुझे रोज 500 रुपए दूंगा तो तू सब खर्च कर देगा और साल के अंत में तेरे पास फिर ठन गोपाल रहेगा। इसलिए हम ऐसा करेंगे, तुझे घर खर्च के लिए मैं रोज 150 रुपए नकद दूंगा और बाकी के 350 रुपए मैं तेरे नाम से अपने पास जमा करूंगा। मेरे पास एक डायरी रहेगी, उसमें मैं रोज लिखूंगा। सिर्फ 150 रुपए? लेकिन सेठ जी, 150 रुपए में तो गुजारा बहुत मुश्किल है। अरे पगले, गणित लगा, गणित। देख, एक दिन के 350 रुपए जमा होंगे तो महीने के कितने हुए? 10,500 रुपए। और एक साल के कितने हुए? जोड़ जा, 12 गुणा 10,500 यानी 1,26,000 रुपए। सोच, एक साल बाद जब तू ये पैसा एक साथ लेगा तो तेरी बेटी बड़े स्कूल में जाएगी, तू उसके लिए गहने बनवा सकेगा। 1.25 लाख रुपए एक साथ, तेरी तो किस्मत बदल जाएगी। बस तुझे एक साल तक 150 रुपए में गुजारा करना है। बोल, मंजूर है? 1,26,000 रुपए। ये रकम रघु के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर एक साल तक पेट काट कर बेटी का जीवन बन सकता है तो मैं ये करूंगा। मंजूर है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। मैं 150 रुपए में गुजारा कर लूंगा, लेकिन एक साल बाद मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। अरे मैं कसम खाता हूँ, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है। बस एक शर्त है, काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। सुबह 5 बजे आना होगा और रात को 11 बजे जाना होगा और छुट्टी नहीं मिलेगी। जी सेठ जी, मैं दिन रात एक कर दूंगा। उधर घर में सुधा एक एक पैसा बचाती। जी, 150 रुपए बहुत कम है, लेकिन हम कर लेंगे। देखिए, 80 रुपए में हम रोज की सब्जी और दाल ले आएंगे, 50 रुपए हम घर के बाकी खर्चों के लिए रखेंगे और 20-20 रुपए हम रोज गुल्लक में डालेंगे, ताकि कभी कोई बीमारी आ जाए तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मिनी कई बार खिलौने या मिठाई मांगती तो सुधा उसे प्यार से समझा देती। बेटी, बस कुछ महीने और,
फिर तेरे पापा 1.25 लाख रुपए लाएंगे। फिर हम खूब मिठाई खाएंगे। महीने बीतते गए, सर्दी गई, गर्मी आई, बरसात आई। अजी 8 महीने तो हो गए हैं, मतलब 84,000 रुपए तो जमा हो गए हैं। क्यों ना अब कुछ पैसे ले आओ, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। नहीं सुधा, सेठ ने कहा है 1 साल मतलब 1 साल। अब बस 4 महीने की बात और है। मिन्नी उठो बेटा, आज वो दिन है। आज तेरा पापा अमीर होकर आएगा। आज मैं सेठ जी से अपना 1,26,000 रुपए लेकर आऊंगा। आज हम रजाई, स्वेटर, स्कूल की ड्रेस सब खरीदेंगे। सेठ जी प्रणाम। आज 1 साल पूरा हो गया। आपने कहा था कि 1 साल बाद आप मेरे सारे पैसे दे देंगे। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार बैठी है। प्लीज मेरा हिसाब कर दीजिए। 1,26,000 रुपए बनते हैं। सेठ मालपानी ने सर उठाया। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो रघु उम्मीद कर रहा था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन और धूर्तता थी। वो भूलने का नाटक करने लगा। पैसे? कैसे पैसे रघु? और 1.25 लाख? तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बड़बड़ा रहा है सुबह सुबह? सेठ जी आप मजाक कर रहे हैं ना? वो स्कीम 500 रुपए वाली, आप मुझे रोज 150 रुपए देते थे और 350 जमा करते थे। आपने डायरी में लिखा है, वो डायरी देखिए ना। डायरी? कौन सी डायरी? देख ले, इसमें तेरे नाम का 1 पैसा नहीं लिखा। मैंने तुझे कब कहा कि मैं तेरे पैसे जमा कर रहा हूं? तू रोज 150 रुपए लेता था, वही तेरी औकात है और वही तेरी दिहाड़ी है। सेठ जी ऐसा मत कीजिए। मैंने 1 साल तक पेट काट कर काम किया है। मेरे बच्चे भूखे सोए हैं। मैंने आपकी कसम पर भरोसा किया था। अब भगवान से डरिए सेठ जी। अरे ओ भाइयों, जरा इधर आना। देखो इस पागल को, ये कह रहा है कि इसके 1.25 लाख रुपए मेरे पास जमा है। तुम लोग इसकी शक्ल देखो, इसके फटे कपड़े देखो। क्या इसके पास कभी 1.25 लाख हो सकते हैं? रघु को धक्के मारकर निकाल दिया गया। वो रोता हुआ गांव के सरपंच मुखिया बलवंत सिंह के पास गया। मुखिया जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सेठ मालपानी ने मेरे 1,26,000 रुपए हड़प लिए हैं सरकार। न्याय कीजिए सरकार। रघु शांत हो जाओ। अच्छा ये बता, तेरे पास कोई सबूत है, कोई कागज या कोई ऐसा आदमी जिसके सामने ये वो बात हुई थी? नहीं सरपंच जी, उस टाइम दुकान पर बस मैं और सेठ जी थे, और वो डायरी भी खाली है जिसमें सेठ जी मेरा हिसाब लिखते थे। बिना सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सच्चे हो और तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम क्यों उस सेठ की गुलामी करते हो? मेरे पास अपनी दुकान खोलने के लिए 1 पैसा नहीं है सरकार। पैसा मैं दूंगा। ये लो 25,000 रुपए। इसे कर्ज समझो या मदद। जाओ अपना खुद का ठेला लगाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा हुनर उस सेठ की दौलत पर भारी पड़ेगा। मुखिया जी से 25,000 रुपए मिलने के बाद रघु के अंदर एक नई जान आ गई थी। उसने घर जाकर सुधा को सब बताया। जी, मुखिया जी सही कह रहे हैं। अब रोना बंद। कल से आप अपनी दुकान लगाएंगे। देखिए 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। सबसे पहले हम एक मजबूत और बड़ा ठेला बनवाएंगे। बाकी पैसों से हम बड़े बर्तन और राशन लाएंगे। ठीक है सुधा, मैं अभी बाजार जाता हूँ जरूरत का सामान लाने। 2 दिन बाद वो शुभ घड़ी आ गई। रघु ने गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाया। शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन जैसे ही हवा में खुशबू तैरी, भीड़ खिंची चली आई। अरे रघु, तूने अपनी दुकान खोल ली। जरा एक प्लेट लगाना, देखो तो जरा क्या तेरे हाथों में भी सेठ जैसा स्वाद है कि नहीं। काका ने जैसे ही पकौड़ी खाई, उनकी आंखें बंद हो गईं, मानो वो उस स्वाद को कभी भुलाना ही नहीं चाहते हों। अरे वाह, असली स्वाद तो रघु के हाथों में है। सेठ तो बस नाम का था। काका की आवाज सुनकर भीड़ लग गई। सब ने मजे लेकर वो चटपटी पकौड़ी खाई। शाम तक रघु का सारा सामान बिक गया। पहले ही दिन उनकी कुल कमाई 6,000 रुपए थी। सारा खर्चा निकालने के बाद भी उन्होंने एक दिन में 4,500 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। जी देखिए, 4,500 रुपए। हम सेठ के यहाँ पूरे महीने में इतने रुपए मुश्किल से कमाते थे, और आज एक दिन में इतने पैसे कमा लिए। अगले ही कुछ दिनों में रघु की दुकान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सुधा, आज की कमाई पता है कितनी है? 15,000 रुपए, और खर्चा निकालकर 10,000 रुपए का मुनाफा एक दिन में। ये खबर सेठ मालपानी तक पहुंची।
उसकी दुकान पर सन्नाटा था। उसने सोचा रघु को फिर से लालच दिया जाए। रात को सेठ मालपानी रघु के पास पहुंचा। अरे रघु भाई, मैं माफी मांगने आया हूं। तू वापस आ जा, मैं तेरी पगार बढ़ा दूंगा। आज से तेरी एक दिन की पगार 1500 रुपए, और तेरी पत्नी सुधा को भी काम पर रख लूंगा। उसे 800 रुपए रोज के दूंगा। दोनों मिलकर 2300 कमाना। बोल, मंजूर है? रघु कुछ बोलता उससे पहले सुधा आगे आई। वाह सेठ जी, 2300 रुपए का लालच! जब हम भूखे मर रहे थे तब आपने हमें दुत्कारा था। अब हम 2300 नहीं, रोज के 12,000 कमाते हैं। जाइए, अपनी वीरान दुकान संभालिए। सेठ का चेहरा लाल हो गया। अगले दिन वो पुलिस लेकर रघु के ठेले पर पहुंच गया। पकड़ो उसे, यही है वो चोर। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी तिजोरी से 3 लाख रुपए चुराए हैं। ये ठेला मेरे चोरी के पैसों से लगा है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाने ही वाली थी कि तभी मुखिया बलवंत सिंह वहां आए। रुको इंस्पेक्टर, रघु चोर नहीं है। इसके पास जो ठेला है वो मेरे दिए हुए 25,000 रुपए के कर्ज से आया है। ये रहा सबूत। और रघु ने तो अपनी कमाई से मुझे 10,000 रुपए वापस भी लौटा दिए हैं। इससे साफ है कि ये पैसे चोरी के नहीं है, लेकिन सेठ कह रहा है इसने चोरी की है। ये सेठ झूठ बोल रहा है। इसने रघु के 1,26,000 रुपए हड़प लिए थे और इसका सबूत है ये मुनीम दास। इंस्पेक्टर साहब, ये रही असली डायरी। इसमें रघु के नाम के आगे रोज 350 रुपए जमा लिखे हैं। सेठ ने नकली डायरी दिखाई थी। अच्छा, तो ये माजरा है। सेठ मालपानी, अब तुम जेल की हवा खाओगे। हवलदार, ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं रघु के 1.25 लाख रुपए ब्याज सहित लौटा दूंगा। पैसे तो अब आप लौटाएंगे ही सेठ जी, लेकिन जो आंसू मेरी मिनी ने बहाए हैं उनकी कीमत आप कभी नहीं चुका पाएंगे। पुलिस सेठ को ले गई। रघु और सुधा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने साबित कर दिया था कि सच्चाई और हुनर को कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो जाए, अपने अच्छे कर्म कभी मत छोड़ना। अंधेरा ज्यादा देर तक टिकता नहीं, नेकी का दीप हमेशा ही रोशनी देता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट 5,000 रखते हैं।